लोगों को। और हम चाहते थे कि आपको एक बार सुन सकें कि आज ग्रोरेज अगर इस लेवल पहुंचा है तो उसमें एक बहुत बड़ा पिलर आप हैं। तो उस वो उसकी स्टोरी सबके सामने आनी चाहिए। तो हमने कहा आज आपसे मुलाकात हो पाए और हम भी और आपसे कुछ नई चीजें सीख सकें। तो और ज्यादा समय नहीं लेंगे और हम इस सेशन को शुरुआत करेंगे। आई वुड रिक्वेस्ट जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं सबको गुड मॉर्निंग कह दूं। आप सबका स्वागत है आज वेस्टीज के इस मीट द लीडर प्रोग्राम में। और ये प्रोग्राम आज हम हर रोज 3:30 बजे कर रहे हैं और आज हमारे साथ बहुत ही सीनियर लीडर मौजूद हैं, जिन्होंने एक नया जन्म दिया है यूथ इंडस्ट्री को। अगर यूथ आज जो यंगस्टर्स हैं और ग्रो कर पा रहे हैं स्टेज में, तो उसमें उसके जनक कहीं ना कहीं धर्मेंद्र मान जी हैं। तो ज्यादा बातें मैं नहीं करूंगा, धर्मेंद्र जी को इनवाइट करना चाहूंगा। तो स्वागत है धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी को स्वागत करने के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार चैट बॉक्स में या अपना हैंड रेज कर दें। सो ओवर टू धर्मेंद्र जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अपना प्रोग्राम शुरू करो, अपनी बात शुरू करो उससे पहले बस एक रिक्वेस्ट, अगर चैट ऑफ हो सकती है स्क्रीन से, तो अगर चैट ऑफ हो जाए स्क्रीन से, क्या ये संभव है? दीपक विल लुक इनटू इट सर। जी सर, इट्स डन सर। ठीक है सर, थैंक यू। सर स्वागत आप सबका मैं तहे दिल से करना चाहूंगा। जितने भी हमारे साथ आज साथी मुझे सुन रहे हैं, मैं सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं और थैंक यू करता हूं मैं आलोक टंडन सर को, जिन्होंने आज मुझे प्लेटफॉर्म दिया, रचित सर को, दीपक मिश्रा जी को और एंटायर वेस्टीज मैनेजमेंट को। देखिए आज लोगों को लगता है कि हम लोग यहाँ हैं, कामयाबी के शिखर पर हैं। एग्रीड, ये मैं अपनी जर्नी तो आपसे शेयर करूंगा ही कि मुझे क्या क्या स्ट्रगल झेलना पड़ा, लेकिन इसके पीछे का जो श्रेय है वो भी मैं मैनेजमेंट को देना चाहूंगा। क्योंकि देखिए अगर वो नहीं होते तो किसी भी हालत में एट एनी कॉस्ट हम यहाँ नहीं होते, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए शुरू करता हूँ मैं अपनी जर्नी। दोस्तों मेरा नाम धर्मेंद्र मान है और मैं दिल्ली से हूँ, लेकिन दिल्ली मेरी जन्मस्थली नहीं है। मेरा जो नेटिव प्लेस है वो उत्तर प्रदेश के अंदर डिस्ट्रिक्ट मेरठ में एक छोटे से किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ। बहुत साधारण लोअर मिडिल क्लास फैमिली, मतलब किसान परिवार भी बहुत छोटा था, तो वहां मेरा जन्म हुआ। मेरे दादाजी खेती करते थे और मेरे पिताजी थोड़ा सा पढ़ लिख गए, वो काम की तलाश में दिल्ली आ गए। ये बात मैं बहुत पुराने समय की कर रहा हूँ। दिल्ली उनको 2 साल लगी सेटल होने में, मेरे फादर को, और उन्होंने अपने परिवार को दिल्ली बुला लिया 2 साल के बाद। परिवार में कौन लोग थे? मेरी माताजी और 4 बहन भाई हम हैं, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूँ, और मेरे पिताजी। तो 6 लोगों का हमारा टोटल परिवार था। दिल्ली में रहने लगे। दिल्ली आने से पहले जो मेरी बेसिक एजुकेशन है वो गांव से हुई है, जो मेरी प्रारंभिक शिक्षा है वो गांव से हुई है। मैं कहीं कॉन्वेंट में नहीं पढ़ा। गांव के अगर स्कूल की मैं आपको बताऊं तो वो स्कूल भी कुछ इस तरीके का था कि क्लासरूम है, बहुत छोटे हैं, 1-2 ही कमरा है, तो हम नीम के नीचे पढ़ते थे। स्कूल के प्रांगण में एक नीम का पेड़ था, उसी के नीचे बैठ करके मैंने अपनी प्रारंभिक एजुकेशन ली है। और तख्ती पे लिख करके मैंने अपनी कैखे गए जो अपने जीवन की सबसे पहली सीखी, तो मैंने तख्ती पे लिख करके अपनी पढ़ाई शुरू की। उसके बाद दिल्ली आना हुआ। तो दिल्ली के बारे में भी मैं उस टाइम की करंट सिचुएशन के बारे में बता दूं कि वो दिल्ली आज जैसी नहीं थी। कच्ची गलियां, है ना, छोटी छोटी सड़कें, और मतलब बहुत वैसी सी थी जैसी आज आप देख रहे हो, वैसी नहीं थी। दिल्ली आने के बाद पहली बार मैंने अपने जीवन में कार देखी। उससे पहले मैंने अपने जीवन में कभी कार नहीं देखी थी। और मैंने अपनी माँ से पूछा कि माँ ये क्या है? तो मेरी माँ ने मुझे बताया कि बेटा ये कार होती है। उन्होंने कभी सिनेमा में देखी होगी। तो मैंने अपनी माँ से पूछा था कि इसमें कौन लोग बैठते हैं? माँ ने मुझे बताया कि बेटा इसमें बड़े लोग बैठते हैं, और मैं छोटा था। आप समझ रहे हैं? माँ ने बताया इसमें बड़े लोग बैठते हैं और मैं छोटा था। तो मैंने बचपन में एक सपना लिया कि बड़ा हो करके मैं कार में जरूर बैठूंगा। खरीदना सपना नहीं था, कार में बैठना ही सपना हुआ करता था। तो ये सपना था। अच्छा एक चीज और होती है कि बच्चे ना सबसे आसान और सबसे सरल रास्ता पकड़ते हैं। माँ ने कहा था बड़े लोग बैठते हैं, माने जो लोग पैसे से बड़े होते हैं। मुझे लगा कि बड़े लोग बैठते हैं और मैं छोटा हूं तो बड़ा तो एक दिन हो ही जाऊंगा। उसी दौरान मैंने देखा कि हमारे घर के ऊपर से एक फ्लाइट गुजरी, हवाई जहाज गुजरा। देखिए आज तो बहुत बहुत फ्लाइटें आप देखते हो कि घरों के ऊपर से निकल जाती है। ये मैं उस समय की बात बता रहा हूँ जब बहुत कम हुआ करती थी। तो मैंने अपनी माँ से पूछा कि ये क्या है? तो माँ ने मुझे बताया कि बेटा इसको बोलते हैं चील गाड़ी। आज से 30 साल पहले गांव के लोग हवाई जहाज को चील गाड़ी बोलते थे। तो मैंने फिर वही पूछा कि माँ इसमें कौन लोग बैठते हैं? तो मेरी माँ ने मुझे बताया कि बेटा इसमें बड़े लोग बैठते हैं। तो अगेन मैंने एक सपना लिया बचपन में ही कि मैं बड़ा होकर के चील गाड़ी में भी जरूर बैठूंगा। तो ये 2 सपनों के साथ, मतलब चील गाड़ी में बैठना और कार में बैठना, खरीदना मेरा सपना नहीं था।
मेरी लाइफ की शुरुआत हुई, स्कूल जाना शुरू किया, और यहाँ जो दिल्ली का एक एटमॉस्फेयर था स्कूल का, उसमें ऑब्वियसली मैंने भी बच्चों की तरह जो जो बच्चे शैतानियां करते हैं वो सारे काम किए, जो स्पोर्ट्स बच्चे खेलते हैं वो सारे किए, लेकिन आजकल के बच्चों जैसे स्पोर्ट्स हमारी लाइफ में नहीं थे। आज तो जो बच्चे हमारे हैं, जो टीनेजर्स है, वो इंडोर एक्टिविटी में ज्यादा बिजी रहते हैं, वो लगे रहेंगे सोशल मीडिया पे, वो लगे रहेंगे पबजी जैसे गेमों में। वो हमारा टाइम नहीं था, आउटडोर एक्टिविटी है ना। मतलब मैंने तमाम वो काम किए जो उस एज के सारे बच्चे जिन्होंने आज से 30 साल पहले किए होंगे। मैंने खूब पतंगे उड़ाई, लूटी भी, मैंने कंचे खेले, मैंने लट्टू चलाए, साइकिल के टायर चले, बस सारे काम वो बचपन अभाव में बीता था, लेकिन एंजॉय किया उसको भी ना। इस तरीके से सब रहा। और पढ़ाई में भी मैं ठीक था, बहुत अव्वल तो मैं नहीं कह सकता, मैं औसत दर्जे का स्टूडेंट था, लेकिन ग्रेस्पिंग पावर मेरी अच्छी थी। लोग बताते हैं कि आप चीजों को अच्छे से पकड़ लेते थे। आज भी मैं चीजों को शायद अच्छे से पकड़ लेता हूँ। ये मेरे गुरुओं का मैं इसको श्रेय देना चाहूंगा, मेरे गुरुओं को। सब कुछ मेरी लाइफ में ठीक ठीक चल रहा था, लेकिन 1988 में एक घटना घटित हुई, मेरे पिताजी का देहांत हो गया 1988 में। और आप सोचिए कि पूरे परिवार में वो अकेले कमाने वाले थे, मेरे पिताजी, और मेरी माताजी पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो कोई जॉब कर नहीं सकती थी। अब हम बहुत छोटे हैं, माँ कोई जॉब कर नहीं सकती, और कमाने वाले अब दुनिया में है नहीं। सिचुएशन दोस्त ये हुई उसमें कि एक टाइम खाना खाया, दूसरे टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा ये कोई भरोसा नहीं था। ऐसा समय देखा कि दूसरे टाइम खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई आइडिया नहीं है। अ, ऐसे में सबसे पहले आपके रिश्तेदार आपसे किनारा करते हैं, आपके जानकार लोग आपसे किनारा करते हैं। उनको लगता है कहीं आप उनसे कुछ मांग ना लें। बहुत सारी चीजें हैं, मैं ज्यादा नहीं उसमें डीपली जाऊंगा। और बहुत दिक्कत वाला वो समय था मेरे जीवन का। मैं अगर कहूँ तो मोस्ट टफेस्ट टाइम वो था लाइफ का। लेकिन ईश्वर है, वो उसकी मर्जी के बगैर कुछ होता नहीं। जहां चाहा है वहां रहा है, वो ईश्वर की मर्जी से होता है। माँ पढ़ी लिखी तो थी नहीं, ये बात तो ठीक है, लेकिन क्योंकि हम लोग गांव से जुड़े हुए थे तो हमें एक काम आता था, और गांव से जुड़े हुए ज्यादातर लोगों को वो काम आता है, पशुपालन। हम लोगों ने भैंसे रखी और दूध बेच करके गुजर बसर शुरू की। मुझे आज भी अच्छे से याद है, मैं छोटा तो बहुत था, मैं 12 साल मेरी उम्र थी उस समय, लेकिन मैं सुबह 4 बजे उठ के और जानवरों का चारा पानी करके, दूध घरों में सप्लाई करके मैं तब स्कूल जाता था। ये बात मैं यहाँ क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं बहुत छोटा था, फाइनेंशियली अपनी फैमिली को मैं कोई सपोर्ट नहीं कर सकता था, लेकिन शरीर से कर सकता था। और यहाँ मैं युवाओं को भी, जितने भी आज हमारे युवा मुझे सुन रहे हैं, जितने भी टीनेजर मुझे सुन रहे हैं, मैं सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ। आपके माँ बाप ने आपके लिए बहुत पेन लिया है, वो जो कहें उसको मानना चाहिए। मतलब इतना बड़ा है वो कि अगर आप अपनी खाल के जूते भी उनको पहनाओगे ना, तो अपने माँ बाप का कर्ज कभी उतार नहीं सकते। तो जीवन में कभी आपकी वजह से आपके पेरेंट्स की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। खैर, मेरा जीवन आगे बढ़ना शुरू हुआ। मैंने 10th क्लास इसी तरीके से की, सुबह 4 बजे उठना, जानवरों का चारा पानी करना। मैंने 12th की, मैंने बीकॉम किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, प्रोसेस सेम था, यही सुबह वाला सेम प्रोसेस। जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो ग्रेजुएशन के तक ये लगता था कि यार कोई बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, है ना, मैं फैमिली को फाइनेंशियली साउंड कर दूंगा, है ना, सपने पूरे होने लगेंगे। क्योंकि फिल्मों में देखते थे ना कि एक बंदा ग्रेजुएट हुआ और उसने कुछ बहुत बड़ा सा काम कर दिया, बढ़िया नौकरी लग गई, और नौकरी में लॉटरी। ऐसा कुछ नहीं होता, वो सिर्फ फिल्मों में होता है। रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। असली संघर्ष देखना तो रियल लाइफ में पता लगता है। मेरी एक छोटी सी जॉब के साथ एक ऑफिस में मेरी शुरुआत हुई, चलने लगे, दिन गुजरने लगे। बहुत छोटी सी जॉब से मैंने शुरू किया, क्योंकि मजबूरी थी। मैं कोई बड़ी जॉब को, देखिए, कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन तो थी नहीं मेरे पास, सिंपल ग्रेजुएट, तो जो मिला वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। एक चैलेंज था मेरे साथ कि मेरे से किसी की जना ज्यादा चापलूसी नहीं होती। और मैं यहाँ माफी चाहूंगा इस वर्ड को यूज करने के लिए, जो मैं अगला बोलने वाला हूँ। नौकरी के 9 काम, 10वां काम हाजी का, ये आपने हमेशा सुना होगा, लेकिन 11वां वर्ड भी होता है, चापलूसी। तो जो भी मेरे साथी जॉब में हो और अभी मुझे सुन रहे हो, तो प्लीज मेरी इस बात को इग्नोर कर दे, ये मेरी पर्सनल राय है। अगर जॉब में ग्रोथ चाहिए तो एक अच्छा चापलूस भी होना जरूरी है, मतलब ये भी एक गुण माना जाता है। ये मेरे अंदर था नहीं, तो यही वजह से ग्रोथ के चांसेस थोड़े से कहीं ना कहीं अटक रहे थे। 1998 1998 का एक दौर आया, जब मेरे ऑफिस में एक फॉरेनर आए ऑस्ट्रेलिया से, और उन्होंने एक मीटिंग कंडक्ट की, जिसको आज हम लोग होम मीटिंग या ऑफिस मीटिंग इस टाइप की बोल देते हैं। उस समय कोई विदेशी कंपनी थी जो इंडिया में लॉन्च होने जा रही थी, और उस वहां जो फॉरेनर थे वो, उन्होंने मेरे सारे सीनियर्स को इकट्ठा करके ये प्रेजेंटेशन दी।
मैं भी उसमें शामिल था और वहां कुछ ऐसे शब्दों का जिक्र हुआ जो बचपन से मैं सुनता आया था, कार, बिग होम, है ना, फॉरेन टूर, नो इन्वेस्टमेंट। तो वो सारी चीजें बताई गई जो आज आप प्रोस्पेक्टिंग करते टाइम लोगों को बताते हो। मेरा मन किया कि मुझे ये काम करना चाहिए, लेकिन मेरे सीनियर्स को समझ नहीं आया, उनको समझ नहीं आया, और वो जो फॉरेनर था वो अपने देश वापस चला गया। और उसके बाद सिचुएशन ये हुई कि 1 साल और गुजरी। 1 साल बाद मेरे मित्र से, मेरे एक फ्रेंड था मेरा जिसने स्कूलिंग मेरे साथ की थी, उससे मुलाकात हुई। उसने मुझसे वही एक बार प्रोस्पेक्टिंग मेरी दोबारा से की कि भाई एक कंपनी है जो घर का सामान बनाती है, वही तरीका बताया। तो मुझे 1 साल वाली पहले वाली बात क्लिक हुई कि यार मुझे 1 साल पहले भी किसी ने बताया था, और मैंने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया। मुझे मेरे मित्र ने बताया कि क्या कोई आप ऐसा काम करना चाहोगे जिसमें आप अपनी पसंद के लोगों को ढूंढ सको, माने अपनी पसंद के लोगों के साथ काम कर सको। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जॉब में आपको किन के साथ काम करना है ये आप डिसाइड नहीं करते। मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि क्या आप अपनी पसंद के समय के अनुसार काम करना चाहोगे। माने ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप चूज नहीं करते हो कि आपको काम कब करना है, आपका बॉस चूज करता है। मुझे तुरंत समझ आया। उसने मुझसे पूछा क्या आप यंग एज में रिटायर होना चाहते हो। ये तब की बात है जब इस इंडस्ट्री के बारे में कोई जानता नहीं था। मैंने तुरंत हाँ कर दी और 99 में मैंने इस इंडस्ट्री की शुरुआत की। आज का दौर तो बहुत अच्छा है, आप किसी को भी बताओ, आप पेपर में 2 गोले खींचो, उसको तुरंत समझ आ जाता है डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहा है। लेकिन वो समय था जब लोग नहीं जानते थे, जब लोगों को केवल ये पता था कि अगर आपको अपना जीवन यापन करना है तो केवल 2 तरीके हैं। पहला तरीका है नौकरी और दूसरा तरीका है व्यापार। इसके अलावा तीसरा तरीका हम बता रहे थे लोगों को कि इस तरीके से होलसेलर, रिटेलर, मीडिएटर वाली सीरीज अगर आप एक शॉप चेंज कर लोगे तब भी आप अमीर बन सकते हो। ये लोगों ने आज तक सुना नहीं था। कि नई चीज उनके दिमाग में डालना बहुत टफ था। 10 लोगों को प्लान दिखाओ, 0 रिजल्ट भी आता था। 10 लोगों को प्लान दिखाओ, 1 बंदा ज्वाइन करता था। बहुत टफ टाइम था। खैर, टफ टाइम कभी भी, मतलब अगर हम टफ टाइम के बारे में जिक्र करेंगे वो नहीं, एंड रिजल्ट क्या होता है। बहुत सारे लोग अपने उन्हीं गाथाओं को गाते रहते हैं, बहुत, अरे रिजल्ट की बात होती है। तो और दूसरी चीज मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगा कि जब भी कामयाबी मिलती है तो हमेशा टफ टाइम से होकर गुजरती है। तो जितने मेरे साथी आज अगर संघर्ष कर रहे हैं तो बिल्कुल भी हिम्मत न हारे। आपके हर अपलाइन या हर अचीवर आज वहीं से गुजर के आए हैं। दोस्त, कामयाबी हमेशा दर्द की कोख से जन्म लेती है। मुझे सारे रिश्तेदारों ने मना कर दिया, मुझे सारे यार दोस्तों ने मना कर दिया, और ये बात खास तौर से वो लोग सुने जिनको ये लगता है कि रिश्तेदार मना कर देते दिल टूट जाता है, यार दोस्त मना कर देते दिल टूट जाता है। मुझे दोनों ने मना कर दिया। मैंने इस बिजनेस की शुरुआत अननोन लोगों के साथ की, अननोन लोगों के साथ की, उनके साथ उनके रिश्तेदारों के मीटिंग की, होम मीटिंग्स की, और इस इंडस्ट्री से मेरा पहला चेक आया 104 104 रुपए का। उसके बाद धीरे धीरे मेरी जर्नी शुरू हुई। 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, 10,000 तक जब मैं पहुंचा तो मेरे जिन मित्रों ने मेरा मजाक उड़ाया था वो मुझसे कहते यार तू आदमी ठीक नहीं है, दोस्त अच्छा नहीं है तू। मैंने पूछा क्यों। बोले यार तूने हमें ठीक से नहीं बताया, कर तो हम भी लेते। लास्ट में लोग फिर अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे, वो फिर आपको ही थोप देंगे गलतियां। खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे जर्नी आगे रही। मैं 20,000 तक पहुंचा, मैं 40,000, 50,000, 60,000। ये मैं बात कर रहा हूँ 2008 की। 2008 में जो मेरी इनकम थी इस इंडस्ट्री से वो 60,000 रुपए थी, और मैं यहाँ सपना लेकर के आया था 99 में 1 लाख रुपए का। मेरी जब एंट्री हुई थी इस इंडस्ट्री में, मैं लाख रुपए का सपना लेके आया था। क्यों? क्योंकि लाख रुपए से मैं अपनी फैमिली को सारी वो खुशियां दे सकता था जो वो चाहते थे, या जो मुझे लगता था कि मुझे उनको देनी चाहिए, वो लाख रुपए से पूरी हो जाती। तो वो लाख रुपए, जो लाख रुपए का सपना था, वो मुझे पुश करता था। जब भी लोग मुझे मना करते थे वो लाख रुपए मुझे पुश करते थे ऑलवेज। कभी भी किसी ने मेरा मजाक उड़ाया तो मुझे वो लाख रुपए ध्यान रहते थे। और मुझे एक चीज और ध्यान रहती थी, या खासतौर से वो लोग सुने जो दूसरे लोगों के कहने से छोड़ देते हैं। मैं ये जानता था कि यार ये बंदा मेरे कहने से कर नहीं रहा और मैं इसके कहने से छोड़ दूं। इतना मूर्ख तो नहीं हूं यार कि मेरे कहने से ये कर नहीं रहा और मैं इसके कहने से छोड़ दूं, जबकि इस इंडस्ट्री के बारे में जानता भी कुछ नहीं। तो ये मैंने किया नहीं। और रेगुलर फिर अच्छा 2008 तक इनकम जब 60,000 हुई, मैं लाख तक नहीं पहुंचा। सपना मेरा लाख का था लेकिन मैं लाख तक पहुंच नहीं पाया। 2008 आते आते कुछ ना कुछ ऐसा लगने लगा कि मैं ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पा रहा हूँ और मेरे साथ के लोग ग्रो नहीं कर रहे हैं। 2011 तक सेम चला, 60,000, 60,000, 60,000। और 2011 नवंबर में मेरी वो कंपनी कुछ दिन के लिए बंद हो गई। तो सिचुएशन ये रही, जब वो कंपनी कुछ दिन के लिए बंद हो गई तो ऐसे में क्या होता है, जब आपका 100% आपने अपना जीवन यही दिया हो, तो भाई साहब, मतलब 99 में मैंने जहां से शुरू किया था जीरो से, 2011 में भी मैं वहीं खड़ा था। जीरो से शुरू की थी, जीरो पे खड़ा था।
और तमाम आलोचक ऐसे में आपके सामने एकदम से आ जाते हैं। हम तो पहले ही कहते थे, हम तो पहले ही जानते थे, विश्लेषक बन जाते हैं सारे के सारे एकदम से। और सारे वो आदमी जो इस इंडस्ट्री के बारे में क्या क्या नहीं जानते, वो विश्लेषक बन जाते हैं। मुझे फैमिली से भी चैलेंज आया 2011 में, क्योंकि वो सही थे, फैमिली अपनी जगह सही थी, क्योंकि पैसा चाहिए था घर चलाने के लिए। पैसे का काम हमेशा पैसे से चलता है, वहां मोटिवेशन से नहीं चलता। लेकिन तब तक क्या हुआ था, इन 99 से 2011 तक मैं बाहर के बहुत सारे जो विदेशी हैं उनके बहुत सारे किताबें मैं पढ़ चुका था, जिस इंडस्ट्री में कामयाब थे। मैं बहुत सारे लीडर्स को सुन चुका था, मैंने बहुत सारे उनके टिप्स सुने थे, और मुझे ये पता था कि हिंदुस्तान में ये बिजनेस नया है, लेकिन बाहर इस बिजनेस को बहुत टाइम हो गया, वहां अचीवमेंट बहुत ज्यादा है। बाहर के लोग अपनी ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, जगुआर जैसी गाड़ियां इस इंडस्ट्री से चलाते हैं। बाहर के लोग अपने पर्सनल चॉपर खरीद चुके हैं, पर्सनल आइलैंड खरीद चुके हैं। ये खेल बहुत अच्छा है, मुझे खिलाड़ी अच्छा नहीं मिला, और मुझे ये पता था कि अगर मैं कोई अच्छा खिलाड़ी ढूंढ लूं तो बहुत बढ़िया खेलूंगा। और अच्छा खिलाड़ी ढूंढने में 4 महीने लगे। नवंबर 2011 में वो कंपनी कुछ दिन के लिए बंद हुई थी, और मार्च 2012, 5 मार्च को अपनी मुलाकात हुई श्रीमान गौतम बाली जी से। मैं दिल से सैल्यूट करता हूं बाली साहब को, क्योंकि उन्होंने इस इंडस्ट्री को नया आयाम दिया है। उन्होंने उस टाइम इस इंडस्ट्री को पॉजिटिव किया जब लोग इस इंडस्ट्री के लिए नेगेटिव थे। 2012 में 5 मार्च को मुलाकात हुई। बाली सर का बर्थडे था, मुझे आज भी अच्छे से याद है। तो बाली सर ने प्लान शो किया अपने बर्थडे के दिन। हमारे मतलब देखो, सेलिब्रेशन छोड़ करके जब ऑनर आपके डाउट्स क्लियर कर रहा है, तो तब भी पता लग गया था कि इनका विजन कितना स्ट्रांग है कंपनी को लेकर के, अपने लोगों को लेकर के इनका विजन कितना स्ट्रांग है। वो चीज वहीं क्लियर हो गई थी। 8 दिन लिए सोचने में। 5 मार्च को मुलाकात हुई, 13 मार्च 2012 को ज्वाइन किया। 8 दिन लगे सोचने में, 8 दिन लिए, लेकिन ज्वाइन करने के बाद 1 दिन भी नहीं सोचा। यहां खास तौर से वो साथी ध्यान दे, ये मैसेज उनके लिए है जो ज्वाइन करने के बाद भी दुविधा में रहते हैं। पूरी ताकत लगा दी। 12 साल का अनुभव लेके साथ आया था मैं। 12 साल के अनुभव के बाद, क्योंकि प्लान की जानकारी अच्छे से नहीं थी, प्रोडक्टों की जानकारी अच्छे से नहीं थी, पहले महीने का चेक केवल 282 रुपए आया। खास तौर से ये मैसेज उन लोगों के लिए है जिनके शुरुआती चेक छोटे होते हैं, वो हिल जाते हैं। उनको लगने लगता है कि छोटे चेक आए हैं, और ये तो बात तो बड़ी बड़ी गाड़ियों की करते हैं। वो आती हैं, लेकिन सीखने से आती हैं। ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। 20,000 रुपए की नौकरी के लिए आदमी 17 साल पढ़ता है, या लाखों रुपए की इनकम अगर चाहिए, सीखना तो पड़ेगा, है ना, समय तो देना पड़ेगा। मैं और ज्यादा डिवोटेड हुआ, सीएनटीज में जाना शुरू किया। यहाँ एक चीज और बोलना चाहूंगा कि दिल्ली में हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है, और मैं दिल्ली से ही हूँ, लेकिन 2012 में दिल्ली का बिजनेस इतना बड़ा नहीं था, इतनी स्मूथ सिचुएशन नहीं थी। 2012 में मेरे घर से 30 किलोमीटर दूर पिकअप सेंटर था। आज साथियों को लगता है कि सर जी 2 किलोमीटर दूर से कौन सामान लाएगा, मैं 30 किलोमीटर दूर से लाया। भरी दोपहरी में, मैंने मार्च में शुरू किया था, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4 महीने दोपहरी सर पे से उतरी है। पैशन मोटरसाइकिल हुआ करती थी, इंडिकेटर टूटे हुए थे, उसके साथ काम करना शुरू किया। सीएनडी में जाते थे, क्योंकि हमें प्रोडक्टों की नॉलेज नहीं थी, नोनी, स्पारुलिना, और ये हमें नहीं पता था क्या होता है। लेकिन ये पता था कि अगर इनके बारे में सीखेंगे नहीं तो पैसा आएगा नहीं। और लाख रुपए का टारगेट अगेन लेके मैं वेस्टीज में आया। तो लाख रुपए मुझे प्रेरित करते थे, लाख रुपए मुझे किक देते थे कि मुझे प्रोडक्टों के बारे में सीखना चाहिए। यूट्यूब पे वेस्टीज नोनी डाला और उसके नोट्स बनाए। अपलाइन के भरोसे नहीं रहे, क्योंकि देखिए मेरे दो सुपर अपलाइन है। पहले मेरे अपलाइन है श्रीमान विवेक सक्सेना जी, मैं दिल से उनको धन्यवाद देता हूं। और मेरे दूसरे अपलाइन है श्रीमान सिद्धार्थ सिंह जी। सिद्धार्थ सर का चेक था 20 लाख रुपए का। अब भाई साहब 20 लाख रुपए वाले से हम सीएनटी कराएंगे क्या? इतनी हमारी हिम्मत नहीं है। और मुझे एक चीज और भी पता है कि जो काम सुई से हो सकता है उसके लिए तलवार कभी मत चलाओ। हम अपने ब्रह्मास्त्र से मीटिंग कराएंगे तो ये नहीं, हमने खुद करना शुरू किया। इंडिविजुअल रेडी हो जाओ तुरंत। और दूसरे जो मेरे अपलाइन थे वो 250 किलोमीटर दूर रहते थे, तो सीएनटीज में जाते थे, नोट्स बनाए और काम करना शुरू किया। अगले महीने सिल्वर चेक 27,000 रुपए का था, और 7 महीने लगे 1,20,000 तक पहुंचने में। मतलब लाख रुपए का जो मेरा सपना था, जो मैं 99 में लेकर के आया था, 12 साल देने के बाद पूरा नहीं हुआ। वेस्टीज में 7वें महीने पूरा हुआ। जब 1,20,000 रुपए का चेक आया तो देखिए सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। आलोचक फिर से आपके फॉलोअर बन जाते हैं, क्योंकि कामयाबी मतलब चढ़ते सूरज को सलाम होता है, आपको खुद को प्रूव करना पड़ेगा। और अब देखिए यहां से एक और चीज शुरू होती है। आपका एक सपना पूरा हो गया, व्हाट नेक्स्ट? ज्यादातर लोग एक सपना पूरा होने के बाद रिलैक्स मोड में चले जाते हैं, कंफर्टेबल हो जाते हैं। नहीं, मैंने तुरंत अपना अगला सपना बनाया। क्या? कि अब लोगों के सपने के लिए काम करना है, और लोगों का सपना यानी लोगों की वर्किंग के लिए काम करना है। आज मैं कभी लाख रुपए के लिए आया था,
आज जैसे रचित जी ने शुरू में जिक्र किया कि ग्रो रिच के बारे में भी थोड़ा सा बताइए, तो मैं बताता हूँ। आज मुझे बहुत प्राउड होता है ये बोलने में, मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि कंपनी का मैनेजमेंट और कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है कि या तो हम कभी 1 लाख रुपए के लिए आए थे, या आज हमारे ग्रुप में नियर अबाउट 500 लोग हैं जिनकी महीने की आमदनी 1 लाख से लेकर के 16,45,000 रुपए के आसपास। मतलब नियर अबाउट 500 लोग, एग्जैक्ट फिगर तो मेरे पास नहीं है, आप समझिए। जिस लोगों को लगता है कि यार ये पुरानी कंपनी में थे, बहुत बड़ा नेटवर्क लेकर के आ गए होंगे, नहीं सर, 40 लोगों ने भरोसा किया था केवल उस टाइम 2012 में। और आज खुशी होती है कहते हुए कि वो 40 के 40 लोग आज अपनी कारों से चलते हैं, और उसमें से 30 लोग ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू और जगुआर से चलते हैं। तो ये अचीवमेंट रही ग्रो रिच की। धीरे धीरे मेरा चेक 2 लाख हुआ, फिर 5 लाख, फिर 10 लाख। अभी जो मेरी हाईएस्ट इनकम वेस्टीज से है वो 11,15,000 रुपए एक महीने की। देखिए, लोग इस इंडस्ट्री में 2 चीजों के लिए आते हैं। विदेश यात्रा लोगों का सपना होता है, और एक कार लोगों का सपना होता है। जो बचपन में मैंने सपना देखा था कार में बैठने का, वो 2014 में मैंने वेस्टीज से अपनी पहली कार खरीदी थी। आप मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे जाएंगे तो दिख जाएगी, शेवरलेट की बीट। वो मेरी नीड कार थी, ड्रीम कार नहीं थी। पहली कार मोस्टली ड्रीम कार नहीं होती, वो नीड कार होती है। उसके बाद दूसरी कार मैंने खरीदी यहाँ से फोक्सवैगन की एमियो, जो मैंने 2017 में खरीदी थी। और जो मेरी ड्रीम कार है वो मैंने लास्ट ईयर यहाँ से परचेज की, ऑडी Q3, 47 लाख रुपए की। दोस्त, बहुत मजा आता है कसम से। जब आप 4 छल्ले वाली गाड़ी में बैठते हो ना, आप इतना अच्छा फील करते हो, आपको खुद पे प्राउड फील होता है, अपने डिसीजन पे आपको प्राउड फील होता है। और जब आप ड्राइव करते हो ना, और बैक व्यू मिरर में जब आप देखते हो यार लोग मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, और कसम से आपको इतना अच्छा लगेगा ना, आपको लगेगा कि यार दुनिया का सबसे बेस्ट काम किया आपने। तो ये चीजें हैं। और अगर मैं बात करूं अपने अगले सपने की, फॉरेन टूर, तो मेरी पहली विदेश यात्रा जो यहाँ से हुई थी वो 2016 में मैं इंडोनेशिया बाली गया था। मेरे मित्र मुझसे पहले जा चुके थे, बस मुझे लगता था कि यार क्या करेंगे विदेश यात्रा पे जाके, ट्रैवल फंड को निकलवा के यूज कर लो। ये मैसेज उन लोगों के लिए जो ट्रैवल फंड को विदेश यात्रा की बजाय अपने बाकी कामों के लिए यूज करते हैं। अगर आप विदेश यात्रा पे जाओगे तो आपका बिजनेस ग्रो करता है। 2016 में मैं पहली बार विदेश यात्रा पे गया, मैं इंडोनेशिया बाली गया था। और एक छोटा सा किस्सा जरूर आपसे शेयर करना चाहूंगा। मुझे विंडो सीट मिली थी, और मैंने बाहर झांक के देखा तो मैं बादलों के ऊपर उड़ रहा था। मैंने पहली बार अपने जीवन में ऊपर से बादलों को देखा था, नहीं तो उससे पहले धरती से ही बादल देखे थे। मैंने पहली बार बादलों के ऊपर से बादलों को देखा। और जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती हैं, तो आप देखना, जो आपकी आगे सीट होती है ना, उसकी बैक साइड में एलसीडी पैनल लगा होता है, तो आप उसमें मूवीज देख सकते हो, फ्लाइट का स्टेटस चेक कर सकते हो। तो मैंने देखा कि हम लोग 40,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ रहे थे। मैंने एयर होस्टेस को बुलाया और एक कप कॉफी मंगाई। और जब कॉफी आई तो मैंने कंधे पे शाबाशी दी, खुद को, अपने आप को शाबाशी दी। मैंने कहा धर्मेंद्र यार, तू कितना अच्छा आदमी है यार, तूने उन कमीनों के कहने से छोड़ा नहीं जो तेरा बिजनेस छुड़वाना चाहते थे। अगर छोड़ देता ना मेरे भाई, तो आज बादलों के ऊपर कॉफी नहीं पी रहा होता, वहीं धरती पे बैठ के पी रहा होता। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्त कि जितने भी लोग आज आपको ताने देते हैं, जितने भी लोग आज आपको कुछ भी कहते हो, आपको आपकी मजाक करते हो, आपकी चेक आपको छोटे आ रहे हो, ये सारे दुख, ये सारे गम भूल जाओगे जब बादलों के ऊपर बैठ के कॉफी पियोगे, और मैं आपके साथ रहूंगा। दोस्त, मैं ये कहना चाहता हूँ, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन चैलेंजेस को कोई नहीं पूछता। अगर आपका रिजल्ट अच्छा है तो वो आपकी स्टोरी बनती है। तो ये हमेशा ध्यान रखना। उसके बाद मैंने कुछ और फॉरेन टूर किए, कुछ और विदेश यात्राएं उसके बाद मेरी रही। मैं तकरीबन 12 कंट्री यहाँ घूम चुका हूँ, यूरोप जा चुका हूँ, अभी साउथ अफ्रीका से आए थे, थाईलैंड में कई बार जा चुका हूँ। तो बहुत सारी यात्राएं यहाँ से हो गई। ये मेरी जर्नी रही थोड़ी सी। तो जर्नी के बाद मैं कुछ और चीजें आपसे शेयर करता हूँ। जर्नी तो हो गई है कि लोगों को ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, और जब लोगों के पास चैलेंजेस है। देखिए, ये बिजनेस सरल तो है, आसान नहीं है। सरल है, आसान नहीं है। सरल इसलिए क्योंकि लोगों ने प्रूव कर दिया। एक बच्चा 20 साल की उम्र में नौकरी करनी शुरू करता है, अपना कैरियर शुरू करता है 20,000 रुपए की नौकरी के साथ, 2 लाख तक पहुंचने में रिटायर हो जाता है। 20 साल की एज में लगा, 40 साल बाद रिटायर हो जाएगा। यानी 20,000 से 2 लाख पहुंचने में 40 साल लगती है। हमारे यहाँ 2 लाख पहुंचने में बहुत ज्यादा जोर मारोगे, बहुत ज्यादा जोर मारोगे तो 4 साल लग जाएंगी। यानी जो काम 40 साल में होता है तो वो काम यहाँ 4 साल में होता है। ये शॉर्टकट है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग इसको ठीक से नहीं करते। जरा सा कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया नहीं कि लोग छोड़ जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि लोग क्यों छोड़ते हैं और आपको क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। हम एक ऐसे समाज में
रह रहे हैं जहां इसके बारे में, इस बिजनेस के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में किताबों में नहीं पढ़ा जाता, स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता। लोगों को स्कूल कॉलेज में केवल जो पढ़ाया जाता है वही उनके दिमाग में है, नौकरी व्यापार, नौकरी व्यापार, और मोस्टली नौकरी नौकरी नौकरी, तो उनके माइंड में वही है। आप एक नई बात उनको बता रहे हो, इसलिए वो अपोज करते हैं आपको, वो आपको अपोज करते हैं। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि लोग क्यों नहीं समझते अमीर बनने के इस तरीके को, मेरे यूट्यूब चैनल पे देख लीजिएगा, विस्तार से आपको वो चीज समझ आ जाएगी। तो ऐसे में आप क्यों रुके? लोग देखो, पैसा भी कम आ रहा है आपको, शुरू में पैसा भी कम आता है, और भी चैलेंजेस होते हैं, मजाक भी लोग उड़ाते हैं, है ना, इवन सेमिनार में जाने के कई बार पैसे नहीं होते। तो ऐसे में कौन सी चीज आपको रोक करके रखेगी? जो मेरा अपना पर्सनल तजुर्बा है, उस तजुर्बे के आधार पर मैं आपको बताता हूं कि ऐसे में आपको रोक के रखता है आपके आने का कारण। अगर आप इस बिजनेस में ट्राई मारने आए हैं तो आप तुरंत छोड़ जाएंगे। अगर आप इस बिजनेस में शॉर्ट टर्म अपने एंगल से आए तब भी आप इस बिजनेस को छोड़ जाएंगे। लेकिन अगर आपका टारगेट है कम से कम 1,00,000-2,00,000 रुपए, और 1,00,000-2,00,000 रुपए भी टारगेट ऐसा नहीं होना चाहिए, वो टारगेट किस लिए चाहिए वो तक क्लियर होना चाहिए। जैसे मैंने जब अपना टारगेट बनाया था, मुझे 1,00,000 रुपए चाहिए, तो मुझे पता था कि 1,00,000 रुपए का मैं करूंगा क्या। आपको भी अपने टारगेट इसी तरीके से बनाने चाहिए। अपने ड्रीम्स जब आप लिखते हो तो ऑलवेज अपने ड्रीम्स में आप लोग अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करो। लोगों से गलती होती है अमूमन, वो ज्यादातर टारगेट अपने लिए बनाते हैं। मुझे कार चाहिए, मैं विदेश यात्रा जाऊंगा, मैं 1,00,000 रुपए कमाऊंगा, लेकिन क्यों? कार क्यों चाहिए? वो कारण लिखो। वो कारण कितना स्ट्रॉन्ग है, वो जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना स्ट्रॉन्ग तरीके से आप इस बिजनेस में टिक पाओगे। देखिए, अमूमन गलती क्या होती है कि हम टारगेट बनाते हैं अपने लिए, और हमें बचपन से ट्यून किया जाता है अपने लिए सैक्रिफाइस करने के लिए। हमें बचपन से ट्यून किया जाता है त्याग करने के लिए। मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूं, हमेशा मैं ये एग्जांपल देता हूं अपने सेमिनारों में। ये देखिए, जब हम छोटे थे और हमारे घर में छोटे बहन भाई हमसे और भी रहे होंगे, तो हमारे लिए कोई खिलौना आया, छोटे भाई ने कहा मुझे दे दे, हमने दे दिया, क्योंकि हमें त्याग करने की आदत है फैमिली के लिए। ठीक, अपने लिए छोड़ दिया। कोई शर्ट मैं अपने लिए लेके आया, छोटे भाई को पसंद आई, उसको दे दी, है ना। कोई और चीज किसी और ने मांगी, वो उसको दे दी। तो हम ना, अब जब अपने पे बात आती है तो हम लोग हमेशा छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, छोड़ना यार। तो अगर कार मुझे चाहिए कि में मुझे घूमना है, अब भैया कार में घूमना है तो मेहनत करो, लोगों को प्लान दिखाओ। लोगों ने मुझे उड़ाया मजाक, अब वो मजाक सहन नहीं हुआ, छोड़ना यार, क्या करना है कार का, क्योंकि अपने ऊपर आई। और हमें तो अपने लिए त्याग करने की आदत है, हमें तो अपने लिए छोड़ने की आदत है। तो इंसान दलील देता है कि छोड़ना यार, कार का क्या करेगा, मोटरसाइकिल में तो दुनिया चल रही है, हर मौसम का मजा, सर्दी में सर्दी का मजा, गर्मी में गर्मी का मजा, बारिश में बारिश का मजा। कार में तो किसी भी चीज का मजा नहीं है, सर्दी में सर्दी का मजा नहीं, गर्मी में गर्मी का मजा नहीं, बारिश में बारिश का मजा नहीं। तो वो दलील दे लेता है क्योंकि खुद पे आई है। लेकिन अगर इसी सपने में फैमिली इन्वॉल्व होती तो किसी भी हालत में बंदा क्विट नहीं करेगा। एक छोटे से एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। सपोज करो आप जहां रहते हो वहां कोई बाहुबली टाइप का आदमी है, और आप निकल के जा रहे हो रास्ते में से, और वो आपको रोक के आपके साथ मिसबिहेव कर देता है, बदतमीजी कर देता है। अब भैया गुस्सा तो आया, लेकिन वो बाहुबली भी है, तो आदमी सोचता है छोड़ना यार, क्यों उसके मुंह लगना। आप, क्योंकि आपके ऊपर आई, आपने त्याग कर दिया। लेकिन दोस्त, वही बाहुबली टाइप का आदमी, वही गुंडा एलिमेंट अगर आपके भाई का चांटा मार दे, अब आप माफ नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि बात फैमिली पे आ गई है। जब फैमिली पे आती है ना दोस्त, तो आदमी पूरी ताकत लगा देता है, जी जान से लग जाता है। इसीलिए मैंने बोला कि अपने सपनों में अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करो। लिखो, कार क्यों चाहिए, क्या करोगे कार का? अरे कार इसलिए चाहिए कि मेरी फैमिली कभी बसों में धक्के ना खाए। कार इसलिए चाहिए कि जब फैमिली में कोई फंक्शन हो, मेरी पूरी फैमिली रिश्तेदारी में जाके कार से उतरे। घर में एसी क्यों चाहिए? एसी इसलिए चाहिए कि अगर मैं धूप में मेहनत भी कर रहा हूं तो मेरी फैमिली घर में एसी में आराम कर सके। फैमिली को इन्वॉल्व करो। लिखो, आपको क्यों चाहिए 1,00,000 रुपए, 2,00,000 रुपए, 4, जो भी आपका ड्रीम है लिखो। आपको फैमिली को क्या देना है, आप अपने बच्चों को कहां पढ़ाना चाहते हो, आप अपने पेरेंट्स को क्या देना चाहते हो, आप अपनी पत्नी को क्या देना चाहते हो, आप अपने बच्चों को क्या देना चाहते हो, वो सारी चीजें लिखो दोस्त। जब आपके इमोशंस ऐड हो जाएंगे ना इस बिजनेस से, दुनिया की कोई ताकत आपसे बिजनेस छुड़वा नहीं सकती, क्योंकि इमोशन सैड हैं। आपको ये लगेगा अगर मैंने छोड़ दिया, इनके सपने कौन पूरे करेगा। और दोस्त, जिन लोगों ने भी ये किया, आज बहुत बहुत मार्वलेस रिजल्ट है उन लोगों के।
एक और टॉपिक है जिस पे मुझे आपसे बात करनी है, उस टॉपिक का नाम है हर्डल्स, बाधाएं। लोग कहते हैं सर जी बिजनेस में बहुत चैलेंजेस हैं। हाँ हैं, मैं तो पहले ही कह रहा हूं, सरल है, आसान नहीं है। जो काम चाहिए